आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज आरोह भाग 1 कक्षा 11वीं पाठ नंबर 6 स्पीति में बारिश नामक पाठ का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक कृष्णनाथ हैं, जिन्होंने साहित्य में लोहिया सम्मान प्राप्त किया और विधा का नाम यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत अपनी यात्राओं के द्वारा जो नए नए क्षेत्र हैं, चाहे वो ऐतिहासिक हो या प्राकृतिक क्षेत्र हो, उनके बारे में बताना, उनका द्योपांत वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो कृष्णनाथ ने अपनी यात्रा के दौरान जो स्पीति है, स्पीति का जो दृश्य रहा है, वहाँ का जो जनजीवन रहा है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या रही है, वहाँ की जलवायु कैसी है, किस प्रकार से लोग वहाँ रह रहे हैं, उनके आजीविका के साधन क्या क्या रहे होंगे, उनके ऊपर इस यात्रा वृत्तांत में चर्चा की है। तो आइए सबसे पहले यात्रा वृत्तांत का जो टाइटल है, शीर्षक है, उस पर हम चर्चा करते हैं। हमारा शीर्षक है स्पीति में बारिश। तो स्पीति क्या है? ये लाहौल के क्षेत्र का, लाहौल के पास का एक क्षेत्र है, जो कि हिमाचल के एक तहसील है, हिमाचल प्रदेश है, उसके एक तहसील के रूप में स्पीति है। लाहौल के पास में का एक क्षेत्र है जो बहुत ही दुर्गम में है, अलांघ्य है, उसको लांघा नहीं गया है, अर्थात बहुत ही ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच में रहा है। तो स्पीति में बारिश, स्पीति का जो क्षेत्र है हिमाचल का क्षेत्र होने के बावजूद भी वहां जो बारिश है संयोग है। आप अचंभा करेंगे कि वह क्षेत्र तो बारिश से भरा पूरा होना चाहिए, इसके बावजूद भी वहां पर बारिश है न के बराबर होती है। एक प्रकार से नमी वाला वो क्षेत्र रहा है, ऊंचे ऊंचे पर्वतों का क्षेत्र रहा है। तो इसमें स्पीति का की जो स्थिति है, स्पीति में लोग जो रह रहे हैं, उनका रहन सहन, वहां की जो वेशभूषा है, वहां की जो जलवायु है, या वहां पर कौन कौन सी फसलें पैदा होती हैं, उनके बारे में लेखक ने इस यात्रा वृत्तांत में चर्चा की है। तो सबसे पहले जो स्पीति है, जैसा कि आपको विदित है, स्पीति लाहौल के पास का एक छोटा सा क्षेत्र है, जहां पर बहुत ही कम लोग रह रहे हैं। और इस क्षेत्र को स्पीति से, लाहौल से या स्पीति में जाते हैं या हिमाचल से स्पीति में जाते हैं, तो कम से कम 170 मील का जो फासला है, जो दूरी है, उसको तय करनी पड़ती है, तब वहां पर जाते हैं। और ये जो हम समुद्र तल से स्पीति की अगर चर्चा करें तो 16,000 फीट की ऊंचाई में स्पीति नामक ये क्षेत्र रहा है। स्पीति ने जहां प्रकृति ने, नेचर ने, कुदरत ने उसको रचा है, अर्थात इसकी का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है वो भूगोल की एक अपनी विशेष प्रकार की देन रही है। लेकिन साथ ही साम्राज्यवादी जो नीतियां रही हैं, उन नीतियों ने भी स्पीति के साथ कहीं अन्याय किया है, या यूं कह सकते हैं कि भेदभाव किया है। अगर हम बात करें तो स्पीति का जो क्षेत्र है, कभी लद्दाख क्षेत्र में रहा है, कभी हिमाचल के शिमला क्षेत्र में रहा है, कभी कुल्लू के साथ जोड़ दिया गया है। जैसे जैसे गवर्नर आते गए, जैसे जैसे उनको सुविधा लगी, उसी सुविधा के अनुसार इसको अलग अलग मंडल में, अलग अलग सब डिवीजन में जोड़ा गया। अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो 1846 में अंग्रेजों ने राजा गुलाब सिंह के यहाँ से उसे अपने अधीन लिया, अपने क्षेत्र में रखा इस क्षेत्र को, और समानुसार इसमें बदली करते चले गए। कहने का अभिप्राय यह है कि जहां भूगोल ने इसको एक एकांत स्थान दिया, वहीं शासन प्रशासन के साथ की भी दोहरी मार स्पीति और स्पीति के लोगों पर पड़ी रही है। उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ 1873 में एक अलग से रेगुलेट एक्ट है, वो पास होता है, और उस एक्ट के 1873 का जो रेगुलेशन एक्ट है, उसके अनुसार स्पीति का जो क्षेत्र है उसे एक नोनो के अधीन कर दिया गया। नोनो एक प्रकार से एक कमिश्नर के रूप में या अंग्रेजों के नीचे एक
सेकंड दर्जे का एक अधिकारी होता था, वो वहां उनकी कर व्यवस्था को देखने वाला था। तो 1873 के रेगुलेशन एक्ट के तहत वहां दोनों की जिम्मेदारी लगा दी वहां के शासन व्यवस्था को देखने के लिए, अर्थात अंग्रेजों ने अपने अधीन उसको रखा और उसने अपने इस क्षेत्र को अपने अनुसार चलाया। तो ये शासन व्यवस्था के साथ साथ अलग अलग मंडल में, डिवीजन में इसको रखा गया। अगर हम बात करें भौगोलिक क्षेत्र की, तो भौगोलिक क्षेत्र में स्पीति का जो क्षेत्र है, इसके पूर्व में तिब्बत है, पश्चिम में इसके लाहौल है, दक्षिण में किन्नौर का क्षेत्र है और उत्तर में लद्दाख का क्षेत्र है। इस प्रकार से ये पूरा जो क्षेत्र है पहाड़ियों से घिरा हुआ है और पहाड़ियां भी 16,000 किलोमीटर से 22,000 किलोमीटर की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र स्पीति का रहा है। अगर हम इसके अक्षांश की बात करें तो 31.42 और 32.59 अक्षांश और उत्तर में, और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर में यह स्थित है। इसी प्रकार से जनसंख्या की अगर हम बात करें तो एक हैरानी भरा ये शब्द है, हैरानी करने वाला है कि स्पीति में लोग इतने कम लोग रह रहे हैं। ये हैरानी की बात नहीं है, अपितु हैरानी की बात ये है कि इतने कम लोग भी किस तरीके से अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, अर्थात उनकी आजीविका की क्या क्या ऐसी चीजें हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जनसंख्या 1901 की जनगणना की अगर हम बात करें तो उस अनुसार स्पीति की जो जनगणना थी वो 3,231 और 1971 की जनगणना की हम बात करें तो 7,196 लोग वहां पर रह रहे थे और इस अनुसार 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहां का जो क्षेत्रफल है वहां की जनसंख्या आती है, अर्थात ये 4 व्यक्ति हैं वो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले थे। लेकिन हमने जैसे चर्चा की कि इतने कम लोग भी वहां क्यों रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर जो जनसंख्या जो वातावरण है वो अनुकूल नहीं है, आजीविका के लिए कोई साधन नहीं है। दूसरा, भौगोलिक स्थितियां बहुत ही दुर्गम है, एलंगे हैं, वहां किसी भी प्रकार की फसल पैदा नहीं होती। जून से लेकर सितंबर तक का एक ऐसा समय है जिसमें हम बसंत ऋतु की बात कर सकते हैं या जिसमें ठंड नहीं होती है, एक अनुकूल वातावरण होता है। सितंबर से लेकर के दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल तक का जो क्षेत्र है उसमें ठंड पड़ती रहती है, बर्फ रहती है, पूरा क्षेत्र हिम से आच्छादित रहता है। और फसल की हम बात करें तो वहां पर नाम मात्र की फसल होती है, मटर, जो गेहूं, इस प्रकार की 2-3 फसलें होती हैं नाम मात्र के भी। बहुत ही दुर्गम रास्ता है, समतल जगह कहीं भी नहीं मिलती। जो थोड़े बहुत लोग रह रहे हैं वो कि या तो अपने धर्म के लिए या अपनी प्रतिष्ठा के लिए वहां रह रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए रोजगार के कोई साधन नहीं है, आजीविका के कोई साधन नहीं है। इसके बावजूद भी वहां रह रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति होगी जो इतने कम लोगों को इतने विपरीत परिस्थितियों के वातावरण में वो सब रह रहे हैं। लेखक का ये मानना है कि स्पीति अपने आप में एक दुर्गम क्षेत्र तो है ही, साथ ही जो मौसम के अनुसार वो अन्य भारत के क्षेत्र से बीच में कट जाता है और उसके बावजूद भी लोग वहां पर स्थायी रूप से रह रहे हैं। अंग्रेजों ने भी न्याय नहीं किया। बाद के जो क्षेत्र बाद में भारत के साथ आजादी के बाद यह भारत के साथ आता है, उसके बावजूद भी क्षेत्र के ऊपर विशेष ध्यान नहीं किया गया। बड़ी बड़ी जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उन चोटियों में बौद्धों या लामाओं के द्वारा जो वहां पर उन्होंने अपने जीवन व्यतीत किया है, जो
अध्यात्म का जो जीवन व्यतीत किया है, तो ऊंची ऊंची चोटियां एक अवसाद में चली गई है। वहां पर ओम का नाद तो है, लेकिन युवाओं की अटकेलियां, युवाओं के जो क्रीड़ाएं हैं, या स्केटिंग की बात है, या बर्फ के जो दूसरे प्रकार के खेल हैं, या दूसरे प्रकार की सौंदर्य प्रतियोगिताएं हैं, उन प्रतियोगिताओं से ये पूरा का पूरा क्षेत्र है कटा हुआ है। तो लेखक आह्वान करता है युवाओं का कि युवा लोग वहां पर जाएं, अटकेलियां करें, क्रीड़ाएं करें, तो वहां का जो एक प्रकार का अवसाद है वो अवसाद दूर हो, और यहाँ के लोगों की आजीविका की भी बने, और एक नया माहौल, एक नया वातावरण है स्पीति का बने। इस प्रकार से लेखक का ये मानना है। साथ में जो भौगोलिक स्थितियां हैं और जो वहां वर्षा है, वो वर्षा भी एक संयोग है। वर्षा देखने में तो ये क्षेत्र है, इसमें वर्षा होनी चाहिए, लेकिन वर्षा एक संयोग है, कभी वर्षा आ गई, कभी नहीं आई। और यही कारण है कि वहाँ लकड़ियां भी लोगों को नसीब नहीं होती हैं, या अच्छे ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष हैं वो हैं, लेकिन ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए लोगों को लकड़ियां भी नहीं मिलती। तो इस प्रकार के इसमें कई तरह की जो बातें हैं वो जो इन लोगों के विपरीत परिस्थितियों में है, इसके बावजूद भी वहां पर रहा जा रहा है। एक दुर्गम क्षेत्र है। लेखक का यही मानना है कि ऐसे क्षेत्रों के बारे में यात्राएं की जाएं, विद्यार्थियों को बताया जाए कि इस प्रकार से इतने ऊंचे स्थानों पर भी अगर हम समुद्र तल से 16,000 किलोमीटर का ये क्षेत्र, और उसके बावजूद भी ऊंचे दुर्गम स्थानों के ऊपर यहाँ केवल लामाओं का या बौद्ध भिक्षुओं का आर्तनाद तो है, लेकिन युवाओं का एक प्रकार से आह्वान है। युवा इसके साथ हो, जो यहाँ जनजीवन का आना जाना हो, इन लोगों के बारे में समझा जाए तो एक नया जीवन आ सकता है। ऊंची ऊंची जो बर्फीली पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं, वहां पर भी दूसरे स्थानों के इस तरह खेल हों, वहां पर भी लोगों का आना जाना रहे, तो ये क्षेत्र है, इसका वातावरण है बदल सकता है। जिस प्रकार से कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम अपने रचनाओं के माध्यम से जिन मेघों की चर्चा की है, वो सारी चीजें भी, वो घटनाएं भी यहाँ हो सकती है, बशर्ते कि लोगों का आना जाना हो, इन लोगों की जो बातें हैं सुनी जाएं। केवल एक अध्यात्म के क्षेत्र से ही नहीं, धार्मिक आधार पर नहीं, अपितु आर्थिक और सामाजिक आधार पर लोगों का आदान प्रदान हो, तब जाकर के इस क्षेत्र में एक नई सृजना हो सकती है। भूगोल के साथ साथ सामाजिक सद्भावना इसके साथ आगे चले तो इस क्षेत्र में जनसंख्या भी बढ़ सकती है, इन लोगों को एक अनुकूल वातावरण भी मिल सकता है। तो ये अध्याय था कृष्णनाथ द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत, आपको समझ में आया होगा। और जो सुदूर उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है, हिमाचल का जो क्षेत्र है, स्पीति का एक भौगोलिक आधार पर, जलवायु के आधार पर लेखक ने एक सुंदर सरल तरीके से वर्णन किया है। आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय